बंगाल पर फतह के साथ ही बीजेपी 2024 के जोर के झटके से 2 साल में धीरे धीरे उभर आई है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने वापसी की है और जो झंडा वहां पर फहराया है, वो वाकई इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल राज्यसभा में हाल ही में नंबर में बढ़ा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बढ़त बना चुकी थी, पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है और साथ ही साथ असम में भी जोरदार वापसी के साथ ही पुडुचेरी में भी सरकार बनाने जा रही है। यानी ट्रिपल खुशी यहां पर बीजेपी के लिए है। अब की बार 400 पार का नारा 2024 में अधूरा रह गया था। विधानसभा चुनाव की ताजा तरीन जीत ने उसकी पूरी तरह से भरपाई कर दी है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में सत्ता का खेल हुआ है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर कह लीजिए तमाम बीजेपी के नेताओं ने यहां पर जीत का रास्ता तय किया और इतने सालों के सूखे को अब खत्म कर दिया है, जिसने राजनीति में एक बार फिर से जो चर्चाएं हैं वो बीजेपी को लेकर शुरू कर दी हैं। हालांकि राजनीति ही नहीं, किसी भी फील्ड में लगा झटका नेता हो या फिर पार्टी, सबको डामाडोल कर देता है। और इसी झटके को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से अब जीत में बदल दिया है। कांग्रेस को संभलने में 10 साल लग गए, लेकिन बीजेपी ने 24 महीने में ही पूरा का पूरा हिसाब बराबर कर लिया है। और जो नारा 2024 में पूरा नहीं हो पाया था, उस नारे को 2026 में बीजेपी ने पूरा कर दिया है। पश्चिम बंगाल की जीत का रिहर्सल तो बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में ही शुरू कर दिया था। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के बाद बीजेपी ने राज्यसभा में भी आम आदमी पार्टी को कमजोर कर दिया और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से 7 सांसदों के मिल जाने के बाद में राज्यसभा में भी बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच चुकी है। यानी ये जो सत्ता की कहानी है वो पहले ही जो एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो दिल्ली में ही बीजेपी ने सेट कर ली थी और दिल्ली में बाकायदा इसका रिहर्सल किया गया था और वही रिहर्सल अब पूरी तरह से कामयाब हो चुका है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा में बीजेपी को महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर हार का मुंह जरूर देखना पड़ा, लेकिन वो हार अब शायद उसकी जो कसक है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, क्योंकि बंगाल और तमिलनाडु के नतीजे बीजेपी के जख्मों पर मरहम का काम कर रहे होंगे। और ये जो जख्म थे वो अब पूरी तरह से भरते हुए नजर आ रहे हैं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें वो मरहम है, वो खुशी है, वो उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से संबोधित करने पहुंचे थे बीजेपी मुख्यालय में, वहां पर कार्यकर्ताओं का जोश, कार्यकर्ताओं की खुशी साफ तौर पर आपको नजर आ रही है। और साथ ही साथ बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से पश्चिम बंगाल को भगवा में कर दिया। और खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री जब बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो वहां पर उन्होंने बंगाली धोती पहनी हुई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खास बात ये भी है कि वो जहां पर भी चुनाव जीतते हैं उसके बाद वहां की वेशभूषा को पूरी तरह से और ज़्यादा अच्छे तरीके से कैरी करते हैं। और पूरी तरह से यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से नज़र आए, जिस तरह से उनका ये पूरा लुक नज़र आया, वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। देखिए, मिशन बाउंस बैक के दौरान बीजेपी ने ब्रांड मोदी को समृद्ध तो किया है, लेकिन विपक्ष के बिखरे होने का जो फायदा है उसको किस तरह से उठाया जाता है ये बीजेपी बखूबी जानती है। और बीजेपी ने वही पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी किया। बीजेपी के लिए बंगाल की जीत के जो मायने हैं वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल पर बीजेपी की नजर 2014 से ही टिकी हुई है। 5 साल बाद 2019 के आम चुनाव में उसकी मजबूत झलक भी साफ तौर पर नजर आई थी। और 7 साल बाद 2021 में अपनी तरफ से बीजेपी ने भरपूर तरीके से कोशिश की थी, लेकिन ख्वाहिशें अधूरी रह गईं। 10 साल बाद 2024 के चुनाव में बीजेपी को पिछले चुनाव वाली कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन आगे की कामयाबी का जो नुस्खा था वो जरूर मिल गया। भवानीपुर की लड़ाई की नींव आम चुनाव के नतीजों ने ही डाली थी और भवानीपुर में जो बड़ा उलटफेर देखने को मिला उसने बीजेपी को और ज्यादा उत्साह दिया है। जब 8 वार्डों में से 5 में बीजेपी ने टीएमसी को पछाड़ दिया था, यही वो बात है जिसने बीजेपी को भवानीपुर से
शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ाने के लिए प्रेरित किया। और चुनावी रुझान जिस तरह से सामने आए थे, जिस तरह से बीजेपी ने सरकार अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी बनाने जा रही है, जिस तरह से प्रचंड बहुमत बीजेपी का देखने को मिला है पश्चिम बंगाल में, वो ये बता रहा है कि 2024 का जो नारा था, अब की बार 200 पार जो पूरा नहीं हुआ, वो इस बार पूरी तरीके से पूरा हो चुका है। दरअसल 2024 के बाद से अब तक हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ज्यादातर चुनाव में जीत हासिल की है। आम चुनाव के ठीक बाद 2024 में हरियाणा में भी चुनाव हुए, बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। फिर महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए, बीजेपी ने महाराष्ट्र को तरजीह दी और झारखंड में बस कोरम ही पूरा किया। हालांकि झारखंड में उतनी ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन बाकी तमाम राज्यों में जिस तरह से बीजेपी ने अपना परचम लहराया, अपना झंडा गाड़ा वहां पर, वो ये दिखाता है कि बीजेपी जिस चीज को ठान लेती है उसको पूरा करके ही छोड़ती है। और महाराष्ट्र बीजेपी के लिए ज्यादा जरूरी था। चुनाव जीतने के साथ ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से कब्जा जमा लिया। 2025 में दिल्ली और बिहार में चुनाव हुए। दिल्ली की जीत के साथ ही बीजेपी ने बंगाल की भी तैयारी तेज कर दी थी, क्योंकि बंगाल बीजेपी के लिए इस बार नाक का सवाल हो गया था और बीजेपी को किसी भी हाल में पश्चिम बंगाल जीतना था, क्योंकि असल में दिल्ली और बंगाल दोनों ही राज्यों में बीजेपी बार बार चूक जा रही थी। लेकिन दिल्ली में कामयाबी हासिल करने के बाद अब बारी थी पश्चिम बंगाल की। दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री बनाने के बाद बिहार चुनाव जीतने के कुछ दिन बाद ही अपना मुख्यमंत्री बनाया और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कहा ही था कि गंगा बिहार से बंगाल की ओर ही बहती है। बंगाल की जीत के साथ ही बीजेपी के मिशन पंचायत से पार्लियामेंट तक का रास्ता थोड़ा आसान हो चुका है। क्योंकि आसान इसलिए क्योंकि केरल से लेफ्ट और तमिलनाडु से डीएमके का कब्जा हट गया है। तमिलनाडु में बीजेपी पहले से ही AIADMK के साथ गठबंधन में है। केरल में सत्ता में कांग्रेस गठबंधन से बीजेपी के लड़ना आसान होगा और तमिलनाडु में बदले हालात में पांव जमाने में भी पहले जैसी मुश्किलें तो शायद अब नहीं आएंगी, क्योंकि अगले साल होने वाले चुनाव में 2 राज्यों पर बीजेपी की सबसे ज्यादा नजर रहेगी, जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकार है। पहला पंजाब, जहां पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। दूसरा हिमाचल प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अब 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसे बीजेपी से दिल्ली चुनाव के बाद हाल ही में एक और बड़ा झटका मिला है, जिसके बाद पंजाब भी कहीं न कहीं विपक्ष के हाथों से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके की जो खबरें हैं वो भी लगातार देखने को मिल रही हैं। और 2022 में बीजेपी गुजरात चुनाव पर फोकस कर रही थी और 1% से भी कम वोट शेयर के अंतर से कांग्रेस ने सत्ता झटक ली थी। लेकिन इस बार बीजेपी किसी भी राज्य में कोई भी चूक, कोई भी कोताही किसी भी तरीके से कुछ बर्दाश्त नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसे सत्ता चाहिए। और सत्ता को पाने की जो एक लालसा है, सत्ता को पाने का जो एक तरीका है बीजेपी का, उसकी भी खूब सारी चर्चाएं जो है वो लगातार होती रही हैं। अब राज्यसभा में बीजेपी की स्थिति और ज्यादा किस तरह से मजबूत हुई है, आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में जाने से वो भी जरा हम आपको एक बार बता देते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल हो जाने से राज्यसभा में एनडीए का नंबर बढ़कर 147 हो गया है। वैसे बीजेपी अकेले अब भी साधारण बहुमत से 10 कदम दूर है। राज्यसभा में साधारण बहुमत के लिए 123 सदस्यों की जरूरत होती है। झारखंड से एक सीट खाली वैकेंट होने की वजह से राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या फिलहाल 244 है। 2/3 बहुमत के लिए 163 सांसदों की जरूरत होती है और बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को इसके लिए अब भी 18 सदस्यों की दरकार है। तो 2/3 बहुमत तो एनडीए की लोकसभा में भी नहीं है, वरना महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल कहां ही गिर पाता। पश्चिम बंगाल चुनाव की जीत संसद की विशेष बैठक में विपक्ष से मिले दर्द की भी दवा साबित हुई है। अब ब्रांड मोदी और हिंदुत्व का एजेंडा कितना ज्यादा कारगर रहा है वो भी जरा समझिए। और 2025 के दिल्ली चुनाव में बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी और मोदी के चेहरे पर ही लगातार एक के बाद जो एक जीत है वो बीजेपी के नाम हो रही है, एक के बाद एक जो हैट्रिक है वो लग रही है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो एक ब्रांड के तौर पर उभरा है। लेकिन सफल जो है काफी पहले जो है नहीं हो पाई थी बीजेपी, जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव हुआ था। लेकिन उसके बाद जो उसने पूरा यू टर्न लिया और जिस तरह से उसने सत्ता पर काबिज हुआ वो काफी ज्यादा दिलचस्प रहा।
लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा होते हुए महाराष्ट्र और फिर दिल्ली जीतकर बीजेपी ने ब्रांड मोदी को स्थापित जरूर किया। बिहार में तो ब्रांड मोदी ने बीजेपी को ऐसी जीत दिलाई कि 2014 की तरह विपक्ष को सबसे कम सीटों पर समेट दिया। ब्रांड मोदी के जरिए बीजेपी ने बिहार वाली बयार बंगाल में भी बाहर डाली है। ब्रांड मोदी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और डबल इंजन की सरकार के नारे के साथ ही बीजेपी फिलहाल 16 राज्यों में शासन कर रही है और अब पश्चिम बंगाल को मिलाकर के ये संख्या 17 हो गई है। और वैसे ही बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए शासित राज्यों की संख्या 23 हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सनातन से जोड़कर पेश किया है। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि सरकार के खिलाफ माहौल है, हिंदू वोट कमल के पक्ष में एकजुट हुए हैं। वैसे ही तमिलनाडु में डीएमके की हार को भी बीजेपी समर्थक सनातन से जोड़कर पेश कर रहे हैं। डीएमके नेता उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन को डेंगू और मलेरिया की तरह खत्म करने की बात कही थी। इसके साथ ही विपक्ष जिस तरह से बिखरा हुआ नजर आया है, वो भी जो है पूरी तरह से बीजेपी को इसका फायदा मिला है। कभी नीतीश कुमार भी बीजेपी और मोदी विरोध की बुलंद आवाज करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब नीतीश कुमार कहने लगे कि भैया हमसे गलती हो गई है, अब कहीं नहीं जाएंगे। और अब तो ये सब बीते दिनों की बातें हो चुकी हैं। नीतीश कुमार के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अलावा मोदी और बीजेपी विरोध की दो आवाजें अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी हुआ करते थे। दिल्ली चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल को उनके राज्यसभा सांसदों ने ही जोरदार झटका दे दिया। राहुल गांधी भूल जाते हैं कि क्षेत्रीय दलों के मजबूत होने से ही विपक्ष मजबूत होता है, लेकिन दिल्ली जैसा ही स्टैंड कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में भी लिया। नतीजा सबके सामने है। अव्वल तो ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती तो शायद कुछ और बयार बहती, लेकिन अब बात कुछ और है। और केरल में ही भले ही कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन को सत्ता मिल चुकी हो, लेकिन तमिलनाडु में एमके स्टैलिन की हार ने राहुल गांधी को कमजोर ही किया है। और ऐसी सारी चीजें बीजेपी की ताकत में लगातार इजाफा कर रही हैं। अब जिस तरह से पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, अब जरा एक नजर डाल देते हैं केरल पर कि किस तरह से वहां पर कांग्रेस हार कर भी बाकी राज्यों में केरल में किस तरह से गेनर बन गई है। दूसरी खबर की तरफ हम बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल से लेकर के असम, केरल और तमिलनाडु के साथ साथ 5 राज्यों के चुनाव नतीजे भले ही बीजेपी के पक्ष में रहे, लेकिन असम में बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने में कामयाब तो रही, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी के मजबूत किले को ध्वस्त कर पहली बार सरकार बनाने जा रही है। इसके साथ ही अगर हम केरल की बात करें तो केरल में भी काफी ज्यादा उलटफेर देखने को मिला, क्योंकि यहां पर कांग्रेस को पूरी तरह से जो सरकार है वो बनाने का मौका मिला है। और ये कहानी कांग्रेस के पुनरुत्थान की है, जिसे सबसे बड़े सियासी गेनर के तौर पर देखा जा रहा है। इसीलिए 5 राज्यों के चुनावी हार में कांग्रेस की जीत छिपी हुई है, क्योंकि 2026 के चुनावी महासमर का सबसे दिलचस्प पहलू साइलेंट शिफ्ट है, जो कांग्रेस को आने वाले समय में एक बार फिर से राजनीति की धुरी पर बना सकता है। ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस के लिए रणनीतिक जीत मान रहे हैं, क्योंकि सत्ता से ज्यादा पार्टी ने अपनी खिसकी हुई जमीन को वापस पाने का मौका दे दिया है, जो कभी उसका गढ़ हुआ करती थी। ऐसे में हार के इस शोर के बीच में कांग्रेस इस चुनाव की सबसे बड़ी रणनीतिक गेनर बनकर के उभर के सामने आई है। और केरल की अगर हम बात करें तो केरल में कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही है। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है, तो लेफ्ट के नेतृत्व वाले एलडीएफ को करारी मात खानी पड़ी है। केरलम के नतीजों ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि दक्षिण भारत में कांग्रेस का किला अभेद है, जहां बीजेपी के लिए भी सियासी जमीन पथरीली बनी हुई है। और इस तरह दक्षिण में कर्नाटक और तेलंगाना के बाद केरल में कांग्रेस की सरकार होगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के वायनाड प्रभाव और जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती ने केरलम को कांग्रेस के लिए एक सुरक्षित चारागाह बना दिया है। बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद भी केरलम ने तिरंगे पर ही भरोसा जताया, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय मनोबल के लिए टॉनिक जैसा नजर आ रहा है, क्योंकि 2021 में 5 राज्यों में एक भी राज्य में कांग्रेस जीत नहीं सकी थी, लेकिन इस बार लेफ्ट का किला धराशायी करने में कामयाब रही है। अब बंगाल में खोई हुई विरासत किस तरह से कांग्रेस को वापस मिली है, क्यों ऐसी चर्चाएं हो रही हैं, जरा ये भी समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि 5 राज्यों के चुनावों का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बंगाल और तमिलनाडु रहे हैं, और इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस ने भले ही सरकार ना बनाई हो, लेकिन उसने वो सियासी स्पेस कब्जा मौका मिल गया है जो दशकों पहले उसके हाथ से फिसल गया था। बंगाल में कांग्रेस 2 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि 2021 में उसका खाता तक नहीं खुल सका था।
इसके अलावा बंगाल में कांग्रेस को 3% वोट शेयर भी हो गया है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कमजोर होने से जो विपक्ष का खाली स्थान पैदा हुआ है उसे भरने के लिए अब कांग्रेस सबसे स्वाभाविक विकल्प है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की करारी हार और बीजेपी की जीत के बीच कांग्रेस ने अपनी सीट के साथ वोट शेयर में भी इजाफा किया है। ममता बनर्जी के कमजोर होते ही वो धर्मनिरपेक्ष मतदाता जो कभी हाथ का साथ छोड़कर दोबारा से घर वापस लौट सकता है, इसकी उम्मीद बढ़ गई है। कांग्रेस मुस्लिम बेल्ट में अपनी सियासी पकड़ को मजबूत करने का मौका भी मिल गया है, जो कभी लेफ्ट के साथ तो 15 साल से ममता बनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ बंगाल की सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी बनाम कांग्रेस का मैदान बन सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लेफ्ट कमजोर और ममता बनर्जी कब तक अपने कुनबे को समेट कर रख पाती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ द्रविड़ राजनीति के आगे तमिल की सियासत क्या कहती है, जरा ये भी समीकरण कुछ और बता रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु में करीब 6 दशक से सत्ता से बाहर हैं। द्रविड़ मुनेत्र कंडकम डीएमके के खिलाफ उपजी जो सत्ता विरोधी लहर है और थलपति विजय के उदयनिधि स्टालिन के बीच में कांग्रेस ने अपनी एक स्वतंत्र पहचान जरूर बनाई है, क्योंकि दशकों बाद तमिलनाडु की सियासत द्रविड़ राजनीति से बाहर निकल चुकी है। तमिलनाडु में विजय को मौका देने का मतलब ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि मतदाता अब पारंपरिक चेहरों से ऊब चुके हैं। पारंपरिक चेहरों के इतर अब नए उनको विकल्प चाहिए, नए ऑप्शन चाहिए जिस पर वो भरोसा जता सके। दक्षिण भारत के तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। डीएमके जो है वो अब सत्ता से बाहर हो गई है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की, तो वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। और तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति यानी डीएमके एआईएडीएमके के दशकों पुराने वर्चस्व के लिए सबसे बड़ा खतरा इस बार नजर आ रहा है, जो कांग्रेस को तमिल के सियासत में उभरने का मौका जरूर दे सकता है। और द्रविड़ सियासत की वजह से ही कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और दोबारा वापसी नहीं कर सकी, और कांग्रेस सिर्फ एक जूनियर पार्टनर के तौर पर ही रही है। लेकिन अब जिस तरह से विजय की पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया गया है, उससे ये बिल्कुल साफ हो गया है कि मतदाता फिर से एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से पूरा ये खेल हुआ है केरल में, और केरल के अलावा अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में जो चीजें बदली हैं, डीएमके जिस तरह से सत्ता से बाहर हुई है, वो अपने आप में बहुत कुछ बताने को बिल्कुल आतुर है कि भाई देखिए अब हम पारंपरिक चीज़ों पर नहीं जा रहे, अब हमको बदलाव चाहिए। और बदलाव की ये जो आंधी है वो अब दूसरी तरफ भी बढ़ चुकी है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये उत्तर की तरफ थी, लेकिन अब ये दक्षिण की तरफ भी पहुंच रही है। और असम में जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण के अंत का आगाज हो गया है, वो भी अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। असम के नतीजे कांग्रेस के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है, क्योंकि यहां पर भले ही सत्ता में बीजेपी ने हैट्रिक लगाने में कामयाबी हासिल की हो, लेकिन कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल की राजनीति का अंत जरूर कर दिया है। लंबे समय से असम में मुस्लिम वोट बैंक अजमल और कांग्रेस के बीच में ही बटा रहता था, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता था। लेकिन 2026 में अल्पसंख्यक मतदाता पूरी तरह कांग्रेस के पाले में आ गए हैं। बदरुद्दीन अजमल की हार ने असम के भविष्य की राजनीति को बाईपोलर यानी दो ध्रुवीय पर बना दिया है। अब बीजेपी के सामने कोई वोट कटवा दल नहीं बचा है, ऐसा कहा जा रहा है, जैसे कांग्रेस की राह बिल्कुल आसान नजर आ रही है। देखिए, भले ही कांग्रेस ने जीत नहीं दर्ज की है, लेकिन जिस तरह से समीकरण बदले हैं, जिस तरह से जिन दूसरी पार्टियों को हार मिली है, वो बताने को काफी है कि कांग्रेस पर लोग दोबारा से भरोसा जताना शुरू कर रहे हैं। कांग्रेस को मुस्लिम वोटों को खोने का डर नहीं होगा, और वो अब बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए खुलकर खेल सकती है। और यही राजनीति है जिसकी वजह से कांग्रेस पर लोग अब दोबारा से भरोसा करना शुरू कर रहे हैं। अब कांग्रेस कैसे बन गई असली गेनर? 5 राज्यों में चुनाव हुए, हालांकि सत्ता में कामयाब सिर्फ और सिर्फ केरल में कांग्रेस हुई, लेकिन उसके अलावा किस तरह से बाकी राज्यों में हारने के बावजूद भी वो गेनर बन गई, जरा ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव नतीजे ने ममता बनर्जी और बदरुद्दीन अजमल जैसे नेताओं के कमजोर होने से कांग्रेस अब विपक्षी इंडिया ब्लॉक की सबसे अहम रोल में आ गई है।
और अब क्षेत्रीय दल कांग्रेस की शर्तों पर राजनीति करेंगे, कांग्रेस दूसरे की शर्तों पर राजनीति नहीं करेगी। पिछले कई दशक से कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या यही रही थी कि वो क्षेत्रीय दलों जैसे टीएमसी, डीएमके की पिछलग्गू बनकर रह गई थी। लेकिन अब कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है, कांग्रेस का जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है, जिससे अब कांग्रेस लीड रोल में आ सकती है। अभी तक कांग्रेस दूसरों का कहना मानती थी, लेकिन अब कांग्रेस के कहने पर लोग काम करेंगे। 2026 के इन चुनाव नतीजों ने कांग्रेस को एक नया स्पेस जरूर दिया है। कांग्रेस के लिए एक मौका है कि वो साबित करे कि वो बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सामने संवैधानिक राष्ट्रवाद को खड़ा कर सकती है और वोट भी पा सकती है। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस के तमाम नेताओं ने केरल को लेकर के खुशी जाहिर की है, तमिलनाडु को लेकर के खुशी जाहिर की है, इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ, असम में जो कुछ भी हुआ, पुडुचेरी में जो कुछ भी हुआ, उन सभी पर जो सस्पेंस अभी लगातार बना हुआ था, तो अब कांग्रेस खुलकर इन चीजों पर बोल रही है। लेकिन अब कांग्रेस पर अगर वोट शेयर बढ़ा है तो कांग्रेस की जिम्मेदारी भी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को अब अपनी राजनीति को थोड़ा और अपग्रेड करना पड़ेगा। और जो ये 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, इन चुनावों ने सुस्त पड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जान जरूर फूंक दी है। उत्तर से दक्षिण तक पार्टी का कैडर अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड में आ गया है। राजनीति में कभी कभी एक कदम पीछे हटना लंबी छलांग की तैयारी होती है। 2026 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए वही लंबी छलांग साबित होने वाले हैं। इसके साथ ही पार्टी ने अपनी पुरानी जमीन भी वापस पा ली है, क्षेत्रीय सहयोगियों को अपनी ताकत दिखा दी है और केरल जैसा महत्वपूर्ण राज्य अपनी झोली में डाल लिया है। अगर आप सिर्फ सत्ता को जीत मानते हैं तो बीजेपी जीती है, लेकिन अगर आप भविष्य की संभावनाओं को जीत मानते हैं तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बाजी जरूर मान ली है। 2029 का महासमर अब और भी रोमांचक जो है वो होने वाला है, क्योंकि उसे सियासी तौर पर उभरने का मौका मिल गया है। अब बीजेपी बनाम कांग्रेस की बिसात जो है वो बिल्कुल बिछने को तैयार है। तमिलनाडु में गठबंधन के बावजूद कांग्रेस ने अपनी स्ट्राइक रेट में सुधार किया है। अब कांग्रेस दिल्ली में जूनियर पार्टनर के बजाय एक निर्णायक शक्ति के रूप में सौदेबाजी करने की स्थिति में पहुंच गई है। 5 चुनाव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.0 का असर भी साफ दिखा। कांग्रेस ने जिन मुद्दों जाति जनगणना, बेरोजगारी और संविधान बचाओ को उठाया था, वो अब केवल चुनावी नारे नहीं रहे हैं बल्कि एक राष्ट्रीय विमर्श बन गए हैं। कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व के बजाय अपनी मूल सेकुलर और समावेशी विचारधारा पर आक्रामक नजर आ रही है, जिसने उसे बीजेपी के सामने एकमात्र वैचारिक विकल्प के रूप में स्थापित कर दिया है। 2026 के नतीजों ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि ममता बनर्जी या अन्य क्षेत्रीय नेता राष्ट्रीय स्तर पर मोदी को चुनौती देने वाले एकमात्र चेहरे नहीं हो सकते। क्षेत्रीय दलों के अपने अपने गढ़ों में कमजोर पड़ने के बाद अब 2029 के लिए इंडिया गठबंधन का नेतृत्व निर्विवाद रूप से कांग्रेस और राहुल गांधी के पास ही आ गया है। और इन हारों ने कांग्रेस को मौका दिया है कि वो उन राज्यों में नए और युवा नेतृत्व को आगे लेकर के आए जहां पुराने चेहरे बोझ बन चुके थे। और इतिहास गवाह है कि जब जब क्षेत्रीय दल धराशायी हुए हैं, कांग्रेस ने फिनिक्स पक्षी की तरह ही वापसी की है। 2026 के नतीजों ने बीजेपी को सत्ता तो दे दी है, लेकिन कांग्रेस को संजीवनी कहीं ना कहीं मिल गई है। कांग्रेस ने यह साबित कर दिया है कि अब केवल एक पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ एकमात्र पैन इंडिया ताकत है। क्षेत्रीय दलों की राजनीति सिमटने से आगे की सियासी लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी की जंग भी बन सकती है। अब जिस तरह से ये पूरा समीकरण देखने को मिला है, उसमें अब कांग्रेस एक तरफ कहीं ना कहीं खुश नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी तमाम राज्यों में जीतने के बाद अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, जो बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खुशी है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।